द डीप डाइव की इस नई और रोमांचक विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत ही खास है और थोड़ा पेचीदा भी। बिल्कुल। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मतलब भारत के शासन तंत्र की नींव और उसकी जो जमीनी हकीकत है उसे डिकोड करने वाले हैं। जी, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो अक्सर कागजों पर लिखी गई बातें और असलियत में जमीन पर हो रहे काम के बीच एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। एकदम सही। और आज इसी फासले को पाटने की कोशिश की जाएगी, एक सीखने वाले के नजरिए से। और इसके लिए हमने कई अलग अलग और प्रामाणिक स्रोतों को एक साथ रखकर देखा है। हाँ, जैसे कि वाजीरामन रवि के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नोट्स हैं, क्लियर आईएएस का इंडियन फेडरलिज्म पर बहुत ही विस्तृत लेख है, और लॉयड लॉ कॉलेज की जुडिशियल एक्टिविज्म पर की गई रिसर्च भी है। साथ ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का कैबिनेट सिस्टम पर जो निबंध है और भारत के संविधान व पंचायती राज से जुड़े विकिपीडिया के कई कानूनी दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। तो डेटा बहुत सारा है हमारे पास जी। लेकिन देखिए, इस चर्चा को गहराई में ले जाने से पहले एक बेहद अनिवार्य नियम और निष्पक्षता की घोषणा करना जरूरी है। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इन विविध स्रोतों में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के राजनीतिक संदर्भ हो सकते हैं। ऐतिहासिक फैसले और अलग-अलग सरकारों के काम करने के तरीके भी शामिल हैं। बिल्कुल, इसलिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या पक्ष का न तो समर्थन किया जा रहा है और न ही विरोध। इस विश्लेषण का इकलौता उद्देश्य केवल मूल स्रोतों में दी गई जानकारी और तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से सामने रखना है। क्योंकि जब संविधान या न्यायपालिका की बात आती है तो अक्सर भावनाएं भड़क सकती हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा लक्ष्य कोई भारी भरकम राजनीतिक विज्ञान की क्लास जैसा माहौल बनाना नहीं है। हाँ, हमें तो बस उन आहा मोमेंट्स या चौंकाने वाले तथ्यों तक पहुंचना है जो सूचनाओं के भारी जंजाल के बीच कहीं छिप गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। भारत के संविधान को लागू हुए 7 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने इस विशाल और विविध देश को एक सूत्र में पिरोया है। लेकिन एक बहस हमेशा गूंजती रहती है। कौन सी बहस? यही कि क्या देश की संसद के पास इतनी असीमित ताकत है कि वो पूर्ण बहुमत होने पर इस पूरी किताब को ही पलट कर रख दे। ये तो मतलब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा शक्ति संघर्ष रहा है। अगर हम 1970 के दशक की शुरुआत को देखें ना, जी, तो संसद और न्यायपालिका के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही थी। स्रोत बताते हैं कि 1971 के आसपास संसद ने 24वें, 25वें और 29वें संशोधनों के जरिए ये स्थापित करने की कोशिश की थी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी। बाप रे, ये तो एक ऐसा मोड़ था जहाँ लग रहा था कि संसद की ताकत के आगे कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन फिर 1973 में वो ऐतिहासिक पल आया जिसने भारतीय राजनीति और कानून की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। इसी केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी मूल संरचना सिद्धांत का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलन भरा फैसला सुनाया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे या उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये मूल ढांचा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे किसी घर के रेनोवेशन जैसा लगता है। मतलब दीवार का रंग बदल सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं, लेकिन घर के मुख्य पिलर या नींव को नहीं तोड़ सकते। हाँ, वरना पूरी इमारत ही गिर जाएगी। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई पक्की लिस्ट दी है कि ये 10 चीजें मूल ढांचा है और बाकी नहीं? दिलचस्प बात यही है कि इसकी कोई एक फिक्स या पक्की सूची कभी नहीं दी गई। इसे समय समय पर अलग अलग फैसलों के जरिए विकसित किया गया है। तो इसके कुछ मुख्य पिलर क्या क्या हैं? जैसे कि देश की धर्मनिरपेक्षता, संघवाद यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था। और यहाँ वाजीरामन रवि के नोट्स में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस का जिक्र भी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू भी इस मूल ढांचे का अटूट हिस्सा है।
मतलब संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसे अदालत में चुनौती न दी जा सके। बिल्कुल। इस सिद्धांत की अहमियत को अगर हम ब्रिटेन की व्यवस्था से तुलना करके देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। ब्रिटेन में ना संसद की सर्वोच्चता चलती है। हाँ, वहाँ की संसद अगर चाहे तो कोई भी कानून पास कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे जाने माने विद्वानों का भी यही तर्क है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने संसद की जिम्मेदारियों और संविधान के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बीच एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन कायम किया है। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी राजनीतिक दल के पास लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत आ भी जाए, जिसे एक अस्थायी बहुमत कहा जा सकता है, तो भी वो बहुमत लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को नष्ट नहीं कर सकता। ये सिद्धांत संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाता है जो समय के साथ बदल तो सकता है लेकिन अपनी मूल पहचान कभी नहीं खोता। लेकिन वाजीराम एंड रवि के नोट्स में ना इस सिद्धांत की कुछ कड़ी आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। आलोचकों का मानना है कि ये मूल ढांचे की अवधारणा शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के बिल्कुल खिलाफ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि मूल ढांचे की परिभाषा बहुत अस्पष्ट है और इसका फैसला सिर्फ जज करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका खुद संसद के एक तीसरे सदन की तरह काम कर रही हो। मतलब निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और कुछ जज उसे ये कहकर रद्द कर देते हैं कि ये मूल ढांचे के खिलाफ है। हाँ, हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि इसने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ी ढाल का काम किया है। सही कहा। अब इस संवैधानिक ढाल से आगे बढ़ते हैं और रोजमर्रा की राजनीति में जो सबसे बड़ी रस्साकशी चलती है उस पर आते हैं। शक्तियों का संतुलन। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच का शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। भारत का जो संघवाद या फेडरलिज्म है ना, वो काफी अनोखा है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये अमेरिका की तरह नहीं है जहां स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर एक देश बनाने का समझौता किया हो। इसे अक्सर क्वाजी फेडरल या अर्धसंघीय कहा जाता है। इसका आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां आम दिनों में तो राज्य अपने फैसले खुद लेते हैं, उनके पास अपनी विधानसभाएं होती हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई राष्ट्रीय संकट आता है या कोई बड़ा राष्ट्रीय हित सामने होता है तो सत्ता का स्टीयरिंग व्हील सीधे केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और क्लियर आईएस का लेख भारतीय संघवाद के सामने आने वाली 15 बड़ी चुनौतियों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करता है। बिल्कुल, चूंकि ये व्यवस्था आधी संघीय और आधी एकात्मक है, इसलिए दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और राज्यों की राजधानियों के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। और इनमें सबसे बड़ी चुनौती है क्षेत्रवाद। हाँ, अक्सर देखा गया है कि क्षेत्रीय विकास और स्थानीय पहचान के नाम पर नए राज्यों की मांग उठती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना का निर्माण हुआ था, या पश्चिम बंगाल से लंबे समय से गोरखालैंड की जो मांग उठ रही है। कई बार राज्य अपने क्षेत्रीय हितों को देश की विदेश नीति तक से टकराने देते हैं। इसका कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल का कड़ा रुख, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक मुश्किलें आईं। अच्छा, और 2012 में श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी प्रस्ताव पर तमिलनाडु की राजनीति के दबाव के कारण भी तो केंद्र सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा था। बिल्कुल सही। यह तनाव सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं है। संघवाद की इन चुनौतियों में राज्यों के राज्यपाल की भूमिका सबसे ज्यादा विवादित रही है। हाँ, राज्यपाल तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है ना, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना हमेशा से तीखी राजनीतिक बहसों का केंद्र रहा है। जनवरी 2016 का अरुणाचल प्रदेश का मामला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां एक चुनी हुई राज्य सरकार के होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हाँ, जैसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए पलट दिया। इसके अलावा वित्तीय आजादी की कमी भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राज्यों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि टैक्स वसूलने की ज्यादातर बड़ी शक्तियां केंद्र के पास है और उन्हें अपने ही राज्य के विकास के लिए केंद्र की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। जीएसटी लागू होने के बाद ये शिकायत और भी बढ़ गई है, क्योंकि राज्यों ने अपने कई स्थानीय टैक्स लगाने के अधिकार छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, ये वित्तीय और प्रशासनिक खिंचातानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाती है। कौन सा सवाल? इस पूरी व्यवस्था में कार्यपालिका के अंदर असली ताकत किसके हाथ में है? अगर हम कागज पर देखें तो देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं,
वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। और संविधान ने उन्हें कुछ ऐसी असाधारण शक्तियां दी हैं जो शायद ब्रिटेन के राजा या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी उस रूप में नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया हुआ अध्यादेश सीधे कानून बन जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसका बचाव करते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटने के लिए यह शक्ति बहुत जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, घोषित करने का अधिकार है। साथ ही किसी अपराधी की सजा कम करने या उसे पूरी तरह माफ करने की शक्ति भी है। कागज पर देखने में तो ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति के पास असीम ताकत है। लेकिन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोध पर गौर करें तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जमीनी स्तर पर भारत वेस्टमिंस्टर मॉडल के तहत काम करता है, जहां राष्ट्रपति ज्यादातर कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। और इस कैबिनेट प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका प्राइमस इंटर पारेस यानी समान लोगों में प्रथम की होती है। कहने को तो वो अन्य मंत्रियों के बराबर हैं, लेकिन असल में पूरी कैबिनेट के कप्तान वही हैं। ये जो कैबिनेट प्रणाली का विकास है ना, ये भारत में बहुत ही रोचक रहा है। 1946 की अंतरिम सरकार के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने वाइसरॉय लॉर्ड वेविल को एक स्पष्ट चिट्ठी लिखी थी कि उनकी सरकार सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर एक कैबिनेट के रूप में काम करेगी। नेहरू के शुरुआती दौर में कैबिनेट के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के कद्दावर नेताओं को जगह दी गई थी, जहां जमकर बहसें होती थीं। लेकिन समय के साथ ये स्वरूप पूरी तरह बदल गया। 1971 के बाद इंदिरा गांधी के दौर में कैबिनेट की ये सामूहिक प्रणाली काफी हद तक प्रधानमंत्री केंद्रित हो गए, जहां सारे बड़े फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से होने लगे। इसके बाद गठबंधन सरकारों का एक लंबा दौर आया। वीपी सिंह हो या बाद में देवेगौड़ा और आईके गुजराल, उस समय कैबिनेट के फैसले अक्सर अलग अलग दलों की राजनीतिक मजबूरियों से तय होते थे। और ओआरएस का लेख मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए एक बहुत ही अनोखे संस्थागत प्रयोग का भी विस्तार से जिक्र करता है। आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एनएसी एक कार्यकारी समिति थी जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ शामिल थे, और ये सीधे सरकार को नीतियों पर सलाह देती थी। और इस व्यवस्था की सबसे ज्यादा आलोचना इसी बात को लेकर हुई कि इन समानांतर संस्थाओं ने कहीं ना कहीं असली कैबिनेट की शक्तियों को कमजोर कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे सत्ता के 2 केंद्र बन गए हों। बिल्कुल, यही वजह है कि 2014 में जब नई सरकार सत्ता में आई तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि इन मंत्री समूहों को खत्म कर दिया, ताकि फैसले सीधे कैबिनेट से तेजी से लिए जा सके। हालांकि बाद में कुछ जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए इन्हें अलग रूप में वापस भी लाया गया। लेकिन आज का वर्तमान दौर स्पष्ट रूप से फिर से एक बहुत ही मजबूत और प्रधानमंत्री केंद्रित व्यवस्था का उदाहरण है। अब सत्ता के इस पूरे खेल में एक और पहलू देखना दिलचस्प है। वो क्या? जब कभी विधायिका कानून बनाने में चूक जाए, या कार्यपालिका अपना काम ठीक से ना करे, या व्यवस्था भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए, तो ऐसे में आम नागरिक कहाँ जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ की, न्यायपालिका की सक्रियता, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। ये एक ऐसे वॉचडॉग या पहरेदार की तरह है जो प्रशासन के शिथिल पड़ने पर अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आता है। जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने किया था। लेकिन भारत में इसका असली रूप तब देखने को मिला जब जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती ने जनहित याचिकाएं यानी PIL के जरिए इसके दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। PIL ने ये मुमकिन कर दिया कि अगर कोई गरीब या असहाय व्यक्ति खुद अदालत नहीं जा सकता तो कोई और उसके अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लॉयड लॉ कॉलेज का शोध इस सक्रियता के बहुत ही ठोस और व्यवहारिक उदाहरण देता है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जब आवंटन प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 122 टेलीकॉम लाइसेंस एक ही झटके में रद्द कर दिए। इसका पूरे देश के टेलीकॉम सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा था। इसी तरह पर्यावरण के मुद्दे पर 2018 में दिल्ली NCR क्षेत्र में जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। ये सभी मामले ये साबित करते हैं कि जब सिस्टम काम नहीं करता तो न्यायपालिका नागरिकों की भलाई के लिए फ्रंट फुट पर आके खेलती है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भरा सवाल भी तो उठता है। कैसा सवाल? क्या ये खतरनाक नहीं है?
इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं कि ये सिस्टम पर नजर रखता है, लेकिन अगर जज ही सरकार चलाने लगेंगे, नीतियां बनाने लगेंगे, तो फिर लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों का क्या काम रह जाएगा? इसे तो न्यायिक अतिरेक या जुडिशियल ओवररीच कहा जा सकता है। ये बहुत ही जायज चिंता है और यही जुडिशियल एक्टिविज्म की सबसे बड़ी आलोचना भी है। वाजीराम के नोट्स में इसका एक बहुत सटीक और विवादास्पद उदाहरण मिलता है। 2014 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC संसद ने जजों की नियुक्ति की पुरानी कोलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए ये कानून पास किया था। इसे लोकसभा, राज्यसभा और कई राज्यों के विधानसभाओं ने भारी बहुमत से पास किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ही हवाला देते हुए इस पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आलोचकों ने तब तीखी टिप्पणी की थी कि देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसले को कुछ जजों ने खारिज कर दिया। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच का वो निरंतर संघर्ष है जो हर जीवंत लोकतंत्र में हमेशा देखने को मिलता है। दिल्ली के सत्ता के इन गलियारों से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा एसी कमरों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर गांवों की चौपालों पर होती है। महात्मा गांधी का हमेशा से सपना था ग्राम स्वराज, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां सत्ता का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण हो और हर गांव अपने विकास के फैसले खुद ले। आजादी के बाद कई दशकों तक ये सिर्फ एक विचार ही रहा, लेकिन 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन आया तो लगा कि अब ये सपना सच में जमीन पर उतरेगा। 73वां संशोधन भारतीय प्रशासन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। विकिपीडिया के दस्तावेजों के अनुसार इसने पंचायती राज संस्थाओं को एक पक्का संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसके तहत उन सभी राज्यों में जहां आबादी 20 लाख से ज्यादा है, एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। इस व्यवस्था का सबसे क्रांतिकारी कदम था महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण तय करना। आज के समय में कुछ राज्यों ने तो इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इसके अलावा समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कागजों पर देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक ढांचों में से एक है, जो सीधा सत्ता आम आदमी के हाथ में देता है। कागजों पर यह वाकई एक शानदार क्रांति है, लेकिन रिसर्च क्या बताती है? क्या जमीनी हकीकत सच में बदली? यहीं पर वो आहा मोमेंट या चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आरक्षण ने महिलाओं को चुनाव जिताकर सरपंच और पंचायत सदस्य तो बना दिया, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता ने इसका भी अपना जुगाड़ निकाल लिया। और इसी से जन्म हुआ प्रधान पति संस्कृति का। मतलब नाम और पद महिला का है, लेकिन पंचायत के सारे फैसले, ठेकेदारों से बातचीत और बैठकों में मूंछों पर ताव देने का काम उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य कर रहे हैं। ये स्थिति लोकतंत्र के इस शानदार मॉडल की सबसे बड़ी विडंबना है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। इसी साल मार्च 2025 का छत्तीसगढ़ के परसवारा गांव का ताजा मामला तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या हुआ वहां? वहां के पंचायत चुनावों में 6 महिला पंचायत सदस्यों को चुना गया था, लेकिन जब आधिकारिक रूप से पद की शपथ लेने का दिन आया तो वे चुनी हुई महिलाएं वहां मौजूद ही नहीं थी। तो फिर शपथ किसने ली? उनकी जगह उनके पति कतार में खड़े होकर बेखौफ तरीके से पद की शपथ ले रहे थे। ओहो, ये तो हद ही हो गई। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और भारी जन आक्रोश फैला, तब जाकर प्रशासन जागा और पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जहां महिला प्रतिनिधियों को सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये घटना सिर्फ एक छोटी सी प्रशासनिक चूक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दिल्ली में बैठकर संविधान में संशोधन कर देने से समाज रातों रात नहीं बदल जाता। जब तक जमीनी स्तर पर महिलाओं की शिक्षा, उनकी आर्थिक आजादी और वास्तविक सशक्तिकरण पे काम नहीं होगा, तब तक ग्राम स्वराज का असली मकसद अधूरा ही रहेगा। ये सोचने पे मजबूर करता है कि नियम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर समाज की मानसिकता उसे स्वीकारने को तैयार नहीं है तो वो नियम सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं। वैसे विकिपीडिया के दस्तावेजों से एक और बहुत दिलचस्प बात पता चलती है कि पूरे भारत में ये एक ही तरह का पंचायती राज लागू नहीं है। हाँ, हमारे संविधान में स्थानीय संस्कृतियों का भी बहुत सम्मान किया गया है। ये भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को इस 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था से बाहर रखा गया है। पूरे देश को एक ही लाठी से हाँकने के बजाय
वहां उनके अपने पारंपरिक आदिवासी परिषदों को प्रशासन चलाने की छूट दी गई है। मिजोरम में ग्राम परिषद काम करते हैं, तो मेघालय में खासी और गारो हिल्स के अपने स्वायत्त जिला परिषद हैं। इन इलाकों में आज भी नोंग या नोकमा जैसे पारंपरिक मुखिया जमीनी स्तर का प्रशासन चलाते हैं। ये दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र एक आकार में सबको ढालने की जिद नहीं करता, बल्कि विविधता को अपने अंदर समाहित करता है। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेट कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है, भारतीय लोकतंत्र कोई लोहे की बनी स्थिर मशीन नहीं है। ये एक बेहद जटिल, जीवित और लगातार विकसित होने वाली व्यवस्था है। एक तरफ बेसिक स्ट्रक्चर की मजबूत दीवार है जो संविधान की आत्मा की रक्षा कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की लगातार चलने वाली रस्साकशी है। कार्यपालिका के भीतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कैबिनेट के बीच एक संतुलन है, तो वही न्यायपालिका एक सजग पहरेदार की तरह हर गलती पर नजर गड़ाए बैठी है। आज अपनी पुरानी रूढ़ियों से लड़ते हुए खुद को बदलने की जद्दोजहद कर रहा है। केंद्र की ताकत, राज्यों की स्वायत्तता, न्यायपालिका की निगरानी और जमीनी हकीकत के बीच का ये अनूठा संतुलन ही भारत को दुनिया का सबसे अनोखा लोकतंत्र बनाता है। इस व्यवस्था में कमियां जरूर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये लगातार खुद को सुधारने का रास्ता खोज लेती है। आज की इस चर्चा में हमने संविधान की बुनियादी संरचना से लेकर गांव के प्रधानपति तक का सफर तय किया है, लेकिन इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगा जो व्यवस्था की पूरी समझ को चुनौती देता है। हाँ, बताइए। आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना सिद्धांत पर बहुत गहराई से बात की। जी। ये जाना कि ये संविधान को मनमाने संशोधनों से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन एक बात जिस पर अक्सर गौर नहीं किया जाता वो ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द 1950 में लागू हुए मूल संविधान के किसी भी पन्ने पर लिखा ही नहीं गया था। ये तो सच है। इस पूरी अवधारणा को न्यायपालिका ने 1973 में अपनी समझ और व्याख्या के जरिए स्थापित किया था। तो यहाँ सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल ये उठता है, यदि इस बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी नींव ही न्यायपालिका की देन है, तो क्या भविष्य में न्यायपालिका अपने ही किसी नए ऐतिहासिक फैसले से इस बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा को पूरी तरह से पलट सकती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले दशकों में सुप्रीम कोर्ट की कोई नई बेंच ये कह सकती है कि जो बातें 1973 में मूल ढांचा मानी गई थीं, वो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है? और अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या वो दिन देश की दशा और दिशा को एक ऐसा नया मोड़ दे देगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के लोकतंत्र को लेकर कई नए सवाल खड़े करता है। उम्मीद है कि इस गहन विश्लेषण से आसपास हो रही राजनीतिक घटनाओं और जमीनी राजनीति को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। सूचनाओं को डिकोड करने के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आखिरी सवाल पर मंथन जारी रहना चाहिए। नमस्कार। इस विस्तृत विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत मतलब एक बेहद ही दिलचस्प विचार के साथ करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली जो किताब है वो कोई साधारण पन्नों का ढेर या महज एक स्थिर रूल बुक नहीं है। बिल्कुल। यह एक जीवित सांस लेता हुआ दस्तावेज है जिसने करोड़ों लोगों की नियति को आकार दिया है। तो आज का विषय है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और इसकी 12 अनुसूचियों का एक बहुत ही गहरा अध्ययन। और इस विषय को डिकोड करने के लिए हमारे पास कुछ बेहद शानदार स्रोत है। हाँ, हमने टेक्स्ट बुक और दृष्टि आईएएस के विस्तृत विश्लेषणों को खंगाला है और साथ ही सीधे भारत का संविधान के आधिकारिक पाठ का भी अध्ययन किया है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे बल्कि इसके एकदम मूल में जाएंगे। और सच कहूं तो इस चर्चा का उद्देश्य केवल कुछ अनुच्छेदों या ऐतिहासिक तथ्यों को रट लेना बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बारिश हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस विशाल दस्तावेज को क्यों बनाया गया। उन निर्माताओं के दिमाग में क्या चल रहा था? एकदम सही। ये कोई बोरिंग इतिहास का पाठ नहीं है। अगर इस दस्तावेज के पीछे के दर्शन को समझ लिया जाए तो ये एक जागरूक नागरिक बनने का बहुत ही सीधा और सटीक शॉर्टकट साबित होता है। इसके बाद रोजमर्रा की राजनीतिक उथल-पुथल और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं वो अचानक से बहुत साफ और तर्कसंगत लगने लगते हैं।
चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम इस दस्तावेज के आकार की ही बात करें तो शुरुआत को चौंकाने वाले नंबरों से करनी पड़ेगी। जब 1949 में मूल रूप से इसे अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे थे और महज 8 अनुसूचियां थी। हाँ, लेकिन आज ये लगभग 470 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया है। मतलब आधिकारिक दस्तावेज के मुख पृष्ठ पर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक उकेरा गया है और उसके ठीक नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो इस पूरे दस्तावेज की रूह है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है, आखिर इसे इतना बड़ा क्यों होना पड़ा? ये किसी हाथी के आकार जैसा क्यों प्रतीत होता है? मतलब क्या इतने सारे नियमों की सच में जरूरत थी? ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या इसे थोड़ा छोटा और क्रिस्प नहीं रखा जा सकता था? लेकिन अगर हम 1947 के भारत की कल्पना करें तो इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। देखिए, इसका आकार इतना विशाल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का भूगोल और यहाँ की भयंकर विविधता। सही बात है। अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और उस समय की रियासतें, उन सभी को एक ही लोकतांत्रिक ढांचे में पिरोने के लिए हर चीज को बहुत ही विस्तार से लिखना जरूरी था ताकि कल को कोई गलतफहमी ना हो। और शायद कोई ऐतिहासिक कारण भी था। हाँ, दूसरा बड़ा कारण ऐतिहासिक ही है। हमारे संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत गहरा प्रभाव है। वो ब्रिटिश अधिनियम अपने आप में बहुत ही विस्तृत और बड़ा था क्योंकि वो एक तरह से पूरे देश का प्रशासनिक मैनुअल था। अच्छा। और एक तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जैसे देशों की तरह हमारे यहाँ राज्यों के लिए अलग से कोई संविधान नहीं है। अमेरिका में 50 राज्यों के अपने अलग संविधान हैं। ओहो, मतलब हमारे यहाँ केंद्र और हर एक राज्य के प्रशासन का पूरा विवरण इसी एक सिंगल दस्तावेज में डाल दिया गया है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना विशाल हो गया। लेकिन इसी बात पर तो सबसे ज्यादा विवाद भी होता है। मैंने कई जगह पढ़ा है कि आलोचक इसे सीधे तौर पर उधार का संविधान कह देते हैं। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है जिसमें बस कुछ जगहों पर कैंची चलाकर नए शब्द जोड़ दिए गए हैं। मतलब अगर हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से उठा ली, मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से और मजबूत केंद्र वाला आइडिया कनाडा से ले लिया, तो फिर हमारा अपना क्या है? क्या ये सच में एक कॉपी पेस्ट जॉब नहीं लगता? मैं बस आलोचनाओं के नजरिए से पूछ रही हूँ। बाहर से देखने पर शायद ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके अंदरूनी तंत्र को ध्यान से देखें तो ये दावा बहुत ही खोखला साबित होता है। इसे महज एक कॉपी कहना उन निर्माताओं की बुद्धिमत्ता को कमतर आंकना होगा। कैसे? सोचिए, अगर किसी को एक मजबूत घर बनाना है और उसे पता है कि पड़ोसी के घर की छत बहुत अच्छी है और दूसरे पड़ोसी के घर की नींव बहुत मजबूत है, बिल्कुल, तो क्या वो जानबूझकर खराब छत बनाएगा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो ओरिजिनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटेन से कानून का शासन तो लिया, लेकिन उनकी तरह संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया। उन्होंने अमेरिका से न्यायिक समीक्षा तो ली, लेकिन उनके जजों को असीमित शक्तियां नहीं दी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इन विदेशी व्यवस्थाओं को जस का तस भारत पर थोपा नहीं। मतलब उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। हाँ, उन्होंने इसे भारतीय जमीन, यहाँ की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज किया। विदेशी व्यवस्थाओं की कमियों को छांट कर निकाल दिया। तो ये उधार लेना नहीं था, ये दुनिया भर के अनुभवों का एक शानदार अपग्रेड था। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब पहिए का दोबारा आविष्कार करने के बजाय उस पहिए को अपनी सड़कों के हिसाब से डिजाइन कर लिया गया। एकदम सही। अगर इसके लचीलेपन की बात करें तो संविधान को अक्सर एक ऐसे मजबूत ढांचे के रूप में देखा जाता है जो झटके सह सकता है। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें भूकंप के झटकों को सहने के लिए थोड़ी लचीली बनाई जाती हैं। क्या हमारा संविधान भी वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है। इसे कठोरता और लचीलेपन का एक मास्टरपीस कहा जा सकता है, और ये बात संविधान के अनुच्छेद 368 से एकदम साफ हो जाती है। अनुच्छेद 368 जो संशोधन से जुड़ा है। हाँ, जो संविधान संशोधन यानी इसमें बदलाव करने की प्रक्रिया तय करता है। देखिए, अगर ये पूरी तरह से कठोर होता तो शायद कुछ ही सालों में टूट जाता या अप्रासंगिक हो जाता। अनुच्छेद 368 के तहत कुछ बेहद महत्वपूर्ण संघीय मामलों जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा, इसमें बदलाव करना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं।
इनमें बदलाव करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी भी चाहिए होती है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठोर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो या सीमाओं में बदलाव करना हो तो इसे संसद के साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। अच्छा, तो ये इसका लचीलापन है। हाँ, ये समय के साथ खुद को अपडेट करने की आजादी देता है। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जब हम संघवाद या फेडरलिज्म की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत एक पूरी तरह से संघीय देश है, लेकिन हमारे पूरे संविधान में कहीं भी संघ या अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। नहीं, एक बार भी नहीं। इसके बजाय अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है। तो आखिर फेडरेशन और यूनियन के बीच ये शब्दों का खेल क्यों खेला गया? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कानूनी और ऐतिहासिक सोच है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत स्पष्ट किया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का सीधा सा मतलब यह है कि भारतीय संघ किसी भी राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था जहां राज्य साथ आए थे। बिल्कुल। और दूसरा सबसे क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का यानी आजाद होने का कोई अधिकार नहीं है। देश एक है, बस प्रशासन की सुविधा के लिए इसे राज्यों में बांटा गया है। इसीलिए जो हमारी संघीय प्रणाली है उसमें एक बहुत ही मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह या यूनिटरी बायस है। सामान्य दिनों में केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपातकाल आता है पूरा का पूरा ढांचा एकात्मक हो जाता है। हाँ, सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। इसीलिए केसी वेयर जैसे संविधान विशेषज्ञ इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। और ग्रैनविल ऑस्टिन इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। मैंने स्रोतों में पढ़ा था। एकदम सही। और यहीं पर एक और बहुत बड़े संतुलन की बात आती है। हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाया गया है। लेकिन स्रोतों में कुछ भारी भरकम कानूनी शब्दों का जिक्र है, जैसे अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। ये आम इंसान के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? चलिए इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार एक कानून बनाती है कि अगर कोई गलत जगह पर गाड़ी पार्क करेगा तो पुलिस उसकी गाड़ी हमेशा के लिए जब्त कर लेगी और उसे 10 साल की सजा होगी। बाप रे, ये तो बहुत कठोर है। हाँ, अब सुनिए, अगर अदालत सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का पालन कर रही है, जो कि ब्रिटिश मॉडल है, तो जज सिर्फ ये देखेगा कि क्या पुलिस ने इस कानून के तहत सही प्रक्रिया का पालन किया। क्या चालान सही काटा गया? बिल्कुल। अगर हाँ तो सजा मिल जाएगी। जज ये नहीं पूछेगा कि कानून सही है या गलत। संसद ने कानून बना दिया तो वो पत्थर की लकीर है। मतलब जज सिर्फ रूल बुक चेक कर रहा है, ये नहीं देख रहा कि रूल बुक खुद कितनी अमानवीय है। बिल्कुल सही। लेकिन अब आते हैं विधि की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर, जो कि अमेरिकन सिद्धांत है। इसमें क्या होता है? इसमें जज ये भी देखेगा कि क्या वो कानून खुद में न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत है। जज कहेगा रुकिए, सिर्फ एक गलत पार्किंग के लिए 10 साल की सजा और गाड़ी जब्त करना तो पूरी तरह से मनमाना और गलत है, और वो उस कानून को रद्द कर देगा। तो हमारे यहाँ क्या चलता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द ही लिखे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अदालतें संसद के हर काम में दखल दें। लेकिन समय के साथ, खासकर मेनका गांधी केस के बाद, हाँ, वो मशहूर केस, सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों की व्याख्या इतनी व्यापक कर दी कि आज भारत में व्यावहारिक रूप से विधि की उचित प्रक्रिया का ही पालन होता है। यह है असली संतुलन। संसद कानून बनाएगी, लेकिन न्यायपालिका ये सुनिश्चित करेगी कि वह कानून जनता के साथ अन्याय न करे। ये तो सच में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और संविधान की असली आत्मा की तरफ चलें, इसके अधिकार, कर्तव्य और इसका मूल दर्शन। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे तो किसी भी नागरिक के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह हैं। समानता, आजादी, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का हक, धार्मिक स्वतंत्रता और सबसे अहम अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। लेकिन सिर्फ अधिकारों से तो देश नहीं चलता ना।
राज्य की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और यहीं पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तस्वीर में आते हैं, जिनका जिक्र भाग 4 में किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की नई विशेषता कहा था। ये क्या होते हैं असल में? ये वो लक्ष्य या आदर्श हैं जिन्हें किसी भी सरकार को नीतियां बनाते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन या मजदूरों के लिए उचित माहौल। अब यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच है? ये मौलिक अधिकारों की तरह न्यायोचित या जस्टिशिएबल नहीं है। मतलब अगर सरकार इन आदर्शों को पूरा नहीं करती तो कोई नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। बिल्कुल। आप सरकार पर केस नहीं कर सकते कि उसने आपको रोजगार क्यों नहीं दिया। तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये देश के शासन में अत्यंत मौलिक हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार हर 5 साल में सरकार को जनता के पास वोट मांगने जाना होता है। अगर सरकार इन सिद्धांतों की अनदेखी करती है तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। अच्छा, मतलब मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि ये निदेशक सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। अधिकारों की बात हो गई, राज्य के कर्तव्यों की बात हो गई, लेकिन जब हम स्रोतों को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। मूल संविधान में भारत के नागरिकों के लिए किसी भी तरह के मौलिक कर्तव्यों का तो कोई जिक्र ही नहीं था। हाँ, ये सच है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े दस्तावेज में नागरिकों के फर्ज के बारे में कुछ न लिखा हो? ये सच में एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक तथ्य है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो निर्माताओं ने शायद ये मान लिया था कि नागरिक आजादी के साथ साथ अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान ये महसूस किया गया कि लोगों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों की भी याद दिलानी जरूरी है। तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और उनकी सिफारिशों पर ही 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके जरिए भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में 2002 में 86वें संशोधन के जरिए एक और कर्तव्य जोड़ा गया, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ, जिससे आज इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। और इसी दर्शन के हिस्से के तौर पर हमें धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी नहीं भूलना चाहिए। भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल पश्चिमी मॉडल से बहुत अलग है ना? और बहुत अलग है। पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच एक सख्त दीवार है, लेकिन भारत में राज्य सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण देता है। और जब अधिकारों की बात आती है तो 61वें संविधान संशोधन की कहानी भी बहुत शानदार है, जो 1988 में हुआ था। ये लोकतंत्र के विस्तार की एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी। 1988 से पहले भारत में वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। 61वें संशोधन ने एक ही झटके में इस उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया। रातों रात करोड़ों युवाओं को देश की राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ दिया गया। हाँ, ये इस बात का सबूत था कि भारतीय लोकतंत्र अपने युवाओं पर भरोसा करता है। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था। अब तक हमने अनुच्छेदों और भागों के पीछे की कहानियों को समझा, लेकिन हमारे स्रोतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन 12 अनुसूचियों या शेड्यूल्स पर केंद्रित है। अनुसूचियां। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये अनुसूचियां आखिर हैं क्या? और इन सारी सूचियों को मुख्य अनुच्छेदों के साथ ही क्यों नहीं लिख दिया गया? इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पढ़ रहे हैं। अगर लेखक किताब के बीच में ही सैकड़ों पन्नों के आंकड़े और सूचियां डाल दे तो मुख्य कहानी से ध्यान भटक जाएगा। हाँ, वो बहुत बोझिल हो जाएगा। बस इसीलिए अनुसूचियां दरअसल वही अतिरिक्त सूचियां या अपेंडिक्स हैं जिन्हें संविधान के आखिरी में जोड़ा गया है, ताकि मुख्य अनुच्छेदों का प्रवाह ना टूटे। मतलब ये एक तरह से हाउसकीपिंग का काम करती हैं। जैसे अगर हम शुरुआत की कुछ अनुसूचियों को एक ग्रुप में रखें तो पहली अनुसूची तो सिर्फ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों और उनकी सीमाओं की लिस्ट है। बिल्कुल। दूसरी अनुसूची में हमारे राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का पूरा ब्यौरा है। और तीसरी अनुसूची में इन सभी के द्वारा ली जाने वाली शपथ के अलग अलग फॉर्मेट है। चौथी अनुसूची ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। सही कहा। तो क्या ये पहली 4 अनुसूचियां मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचे को साफ करती हैं? ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। देश के कुछ हिस्सों, विशेषकर जनजातीय इलाकों की संस्कृति और प्रशासन के तरीके आम इलाकों से बहुत अलग हैं।
छठी अनुसूची तो विशेष रूप से 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए ये बहुत ही खास प्रावधान करती है। और फिर आती है 7वीं अनुसूची, जो केंद्र और राज्य के बीच अक्सर झगड़े का कारण भी बनती है और समाधान भी। हाँ, 7वीं अनुसूची सीधे तौर पर हमारे संघवाद की नसों में बहने वाले खून की तरह है। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं जो शक्तियों का बंटवारा करती हैं। वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें रक्षा और विदेश नीति जैसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य जैसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें काम करेंगी। और समवर्ती सूची में शिक्षा या जंगल जैसे विषय हैं जहां दोनों कानून बना सकते हैं। इससे टकराव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इसके ठीक बाद 8वीं अनुसूची आती है जो भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। लेकिन मूल रूप से तो इसमें केवल 14 भाषाएं थी। हाँ, समय के साथ सिंधी, कोंकणी, नेपाली, संथाली जैसी भाषाएं संशोधनों के जरिए जुड़ती गईं। और यहाँ से इस जीवित दस्तावेज की कहानी में एक जबरदस्त रोमांच आता है। आखिरी की जो 4 अनुसूचियां हैं 9वीं से 12वीं तक, वे मूल रूप से थी ही नहीं, वो तो बाद में जुड़ी गई। हाँ, और हर एक के जोड़े जाने के पीछे आजाद भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी है। जैसे कि 9वीं अनुसूची, आजादी के तुरंत बाद जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, लेकिन लोग संपत्ति के अधिकार को लेकर कोर्ट पहुंच जाते थे। तब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। बिल्कुल, तब पहले ही संशोधन जो 1951 में हुआ, उसके जरिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। इसका मकसद एक ऐसा सेफ हाउस बनाना था कि जिस कानून को इसमें डाल दिया जाए, अदालतें उसकी न्यायिक समीक्षा न कर सकें। ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था। और फिर 1985 में तो भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े वायरस का इलाज करने के लिए 10वीं अनुसूची लानी पड़ी। क्या आपको 1960 के दशक की आयाराम गयाराम वाली राजनीति याद है? अरे हाँ, वो हरियाणा के एक विधायक ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल ली थी। सरकारें तो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। सच में, नेता रातों रात अपना पाला बदल लेते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया था। इस मजाक को खत्म करने के लिए ही 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे ही दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इसने साफ कर दिया कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हाँ, इसने लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया। ये तो हुई नेताओं को कंट्रोल करने की बात, लेकिन लोकतंत्र को असल में मजबूत कौन करता है? हमारे स्रोतों में उन आजाद संस्थाओं का भी बड़ा जिक्र है जिन्हें सरकार के प्रभाव से दूर रखा गया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव करवाता है, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो इस बात पर पैनी नजर रखता है कि जनता के टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और UPSC जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के देश के बेहतरीन अफसर चुनता है। इन स्वतंत्र निकायों को संविधान में अलग से जगह दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर रेफरी ही किसी एक टीम के कंट्रोल में हो तो मैच कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। और अगर मैच के दौरान मैदान पर ही कोई बड़ा संकट आ जाए तो उसके लिए संविधान ने क्या पैनिक बटन दिए हैं? मेरा मतलब है आपातकालीन प्रावधानों से। देखिए, जब देश के अस्तित्व पर ही संकट आ जाए तो सामान्य नियम काम नहीं करते। इसलिए 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लगाया जाता है, जैसा 1971 के युद्ध में हुआ था। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो जाए। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जो तब लगाया जाएगा जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इन स्थितियों में ये दस्तावेज सारी ताकत केंद्र के हाथ में दे देता है ताकि देश को टूटने से बचाया जा सके। बिल्कुल। संकट में तो ताकत ऊपर चली जाती है, लेकिन सामान्य दिनों में सत्ता को नीचे एकदम आम इंसान तक पहुंचाने का भी एक अद्भुत काम हुआ है। और ये काम किया 11वीं और 12वीं अनुसूची ने, जिन्हें 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। हाँ, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची ने गांव की पंचायतों को 29 विषय दिए, जैसे सड़कें, कृषि और स्वच्छता। 12वीं अनुसूची ने शहरों की नगर पालिकाओं को 18 विषय सौंपे। करके रुक जाते हैं, लेकिन भारत ने ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी या स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया।
और बाद में सहकारी समितियों को भी जोड़ा गया ना। हाँ, 2011 में 97वें संशोधन के जरिए सहकारी समितियों को भी इसी तरह मजबूत किया गया। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि ये दस्तावेज सिर्फ वकीलों और जजों के बीच बहस करने के लिए बना कोई वकीलों का स्वर्ग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा लचीला, मजबूत और विचारशील ब्लूप्रिंट है जो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्रों को अपार शक्तियां दे रहा है और दूसरी तरफ किसी दूर दराज के गांव की पंचायत को ये तय करने का अधिकार दे रहा है कि वहां की नालियां कैसे बनेंगी। और इस चर्चा की असली प्रासंगिकता यही है। जब हम इन अनुसूचियों और अनुच्छेदों के पीछे की कहानी समझ लेते हैं तो अखबार की हर खबर समझ आने लगती है। कैसे? जब कहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद होता है या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून पर रोक लगाती है तो वो सिर्फ राजनीतिक शोर नहीं लगता। ये साफ हो जाता है कि ये सब संविधान की उसी नाजुक संतुलन की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे आज हमने डिकोड किया। आज हमने देखा कि कैसे इस दस्तावेज को 1935 के उस पुराने अधिनियम की नींव से उठाकर आज़ादी के बाद की चुनौतियां, दल बदल की राजनीति और स्थानीय स्वशासन की जरूरतों के हिसाब से लगातार ढाला गया है। ये 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण का अंत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हमें थोड़ा और गहराई में सोचने पर मजबूर कर दे। हमारे जो स्रोत हैं उनके आखिरी हिस्सों में ग्लोबल एआई गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा चुनौतियों जैसे आधुनिक विषयों की ओर भी हल्का सा इशारा किया गया है। ये तो भविष्य की बात है। आज तो ये दस्तावेज सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब इंसान की जिंदगियों को सरकार या राजनेताओं से भी कहीं ज्यादा कुछ अदृश्य एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रित करने लगेंगे तब क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या दुनिया का ये सबसे लंबा लिखित संविधान अपने मौलिक अधिकारों के इस पुराने ढांचे के जरिए हमारी निजता और हमारी आजादी को उन टेक जायंट्स और एआई से बचा पाएगा? क्या 20वीं सदी की स्याही से लिखी गई आजादी 21वीं सदी के कोड्स और डेटा के सामने टिक पाएगी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। आज की इस ज्ञानवर्धक और विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये गहन विश्लेषण नई सोच और नए सवालों के दरवाजे जरूर खोलेगा। द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। आज का जो हमारा विषय है ना, वो कोई आम कहानी या कोई इतिहास की किताब नहीं है। जी नहीं। और ना ही किसी मशहूर हस्ती की जीवनी है। आज हम असल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यूजर मैनुअल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक ऐसा मैनुअल जो पूरे देश को चलाता है। हाँ, आज के हमारे जो स्रोत हैं वो हैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, और हम इसके 16वें संस्करण का गहन अध्ययन कर रहे हैं जो अप्रैल 2019 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, ये विषय सुनने में शायद थोड़ा उबाऊ लगे जी। आखिर कौन बैठकर एक नियम पुस्तिका पढ़ना चाहता है? कोई भी नहीं पढ़ना चाहता आमतौर पे। बिल्कुल, लेकिन हमारा आज का मिशन यही है, उन जटिल और नीरस लगने वाले नियमों के भीतर जो दिलचस्प तथ्य छिपे हैं ना, उन्हें उजागर करना है। और ये जानना बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि ये वो नियम हैं जो असल में ये तय करते हैं कि हमारे देश के कानून कैसे बनते हैं और जो हमारी संसद की इतनी विशाल मशीनरी है वो आखिर चलती कैसे है। जो लोग लगातार नई चीजें सीखने की चाह रखते हैं उनके लिए जानकारी मैं कहूंगा कि बेहद जरूरी है। हम सब रोज न्यूज चैनलों पर संसद की कार्यवाही देखते हैं, नेताओं को बहस करते हुए देखते हैं, हाँ, शोर शराबा भी देखते हैं, लेकिन उस कैमरे के पीछे काम करने वाले जो कड़े नियम हैं उनको समझना किसी को भी एक बेहद जागरूक नागरिक बना सकता है। तो आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, और देखिए, ये कोई मामूली नियम पुस्तिका नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक ढांचा है। वैज्ञानिक ढांचा? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हर आवाज को जगह मिले, लेकिन एक तय अनुशासन के दायरे में। अनुशासन बहुत जरूरी है वहाँ। जी, अक्सर बाहर से देखने पर लगता है कि संसद केवल भाषणों और राजनीतिक दांव पेचों से चलती है, लेकिन असल में पूरा का पूरा लोकतंत्र उन बारीक प्रक्रियाओं से चलता है जो इस किताब में दर्ज हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सदन की नींव कैसे रखी जाती है? जब हम नियम पुस्तिका के शुरुआती हिस्सों को देखते हैं ना,
तो पता चलता है कि यह प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित है। बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस लोग आ गए और संसद शुरू हो गई। यहाँ महासचिव यानी जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, महासचिव एक तरह से इस पूरी मशीनरी के मुख्य संचालक होते हैं। हाँ, वे बैठक की तारीख तय करते हैं, जगह तय करते हैं, सदस्यों को बुलाते हैं, उनका बैठने का क्रम भी तय होता है और फिर शपथ लेने की प्रक्रिया होती है। ये सब एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल के तहत होता है। और ये किसी भी महाआयोजन को शुरू करने जैसे ही है। सदस्यों की शपथ कोई औपचारिकता भर नहीं है। ये कानूनी आवश्यकता है। इसके बिना वे सदन की कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं ले सकते। लेकिन इन शुरुआती प्रक्रियाओं में मुझे जो नियम सबसे ज्यादा मजेदार लगा वो है सदन के रेफरी का चुनाव। अच्छा, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। बिल्कुल, और यहीं पर वो नियम आता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। नियम 7 और 8 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई भी सदस्य अपने खुद के नाम का प्रस्ताव नहीं रख सकता। ये बहुत ही अहम नियम है। और तो और वो अपने नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन यानी सेकंड भी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं इस पद के लिए खुद को नामांकित करता हूं। ये नियम सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने मुझे बहुत गहरे लगते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये नियम बहुत ही विचारणीय है। अध्यक्ष या स्पीकर की भूमिका सदन में सबसे अहम होती है। वे पूरे सदन के संरक्षक होते हैं। सही बात है। तो ये नियम सुनिश्चित करता है कि ये गरिमामयी पद किसी व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षा या सेल्फ प्रमोशन से ना मिले। मतलब कोई पीआर कैंपेन नहीं चला सकता खुद के लिए। बिल्कुल नहीं। ये पद सर्वसम्मति और दूसरे सदस्यों के विश्वास से हासिल होना चाहिए। लोकतंत्र में सच्चा लीडर या रेफरी वो नहीं है जो खुद को आगे बढ़ाए, बल्कि वो है जिसे बाकी लोग अपना नेतृत्व सौंपें। वाह! ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक नियम है जो सदन के सबसे ऊंचे आसन को अहंकार से दूर रखता है। क्या बात है। एक छोटी सी लाइन, लेकिन उसका असर कितना बड़ा है। महत्वाकांक्षा को दरवाजे पर ही रोक देना। इसके बाद एक और बड़ी घटना होती है जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। जी, अनुच्छेद 87(1) के तहत। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति का भाषण होता है। और उसके बाद एक चीज आती है जिसे धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। अब जो लोग पहली बार इसे सुन रहे हैं, उन्हें ये शायद कोई साधारण सा थैंक यू नोट लगे। ये नाम जरूर साधारण लगता है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव असल में सरकार के विजन का एक तरह से टेस्ट या रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड। जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण असल में सरकार की ही नीतियों और भविष्य की योजनाओं का दस्तावेज होता है। जब इस पे चर्चा होती है ना, तो पूरा सदन सरकार के काम का पोस्टमार्टम करता है। मतलब विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का पूरा मौका मिलता है यहाँ। बिल्कुल भरपूर मौका मिलता है। इस प्रस्ताव पर तीखी बहस होती है, विपक्ष सवाल उठाता है, कमियां निकालता है, और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चर्चा के अंत में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री को जवाब देने का अधिकार होता है। ओके। तो ये एक पूरा चक्र है। पहले नीतियां बताई गईं, फिर उस पे सवाल उठे और फिर सरकार ने उसका बचाव किया। ये लोकतंत्र में जवाबदेही तय करने का पहला और सबसे अहम कदम होता है। ये तो हुई नीतिगत बातें। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, प्रश्नकाल। बिल्कुल, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है। हर बैठक का पहला घंटा, जिसे प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है, नियम 32 के तहत यह सदन का पहला काम होता है। इसे हम लोकतंत्र का सबसे धारदार हथियार भी मान सकते हैं। एकदम सही। प्रश्नकाल वो समय है जब संसद के सदस्य सरकार से, मंत्रियों से उनके विभागों के काम को लेकर सीधे सवाल करते हैं। अगर इसे हटा दिया जाए ना, तो सरकार से रोजमर्रा के कामों पर सवाल पूछने का कोई सीधा मंच ही नहीं बचेगा। इसमें भी प्रश्नों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। नियम 36 से 39 के बीच मुख्य रूप से तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। हाँ, तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ट क्वेश्चंस। इन पर एक तारा लगा होता है, जिसका मतलब है कि सदस्य को सदन में मंत्री से मौखिक जवाब चाहिए, यानी आमने सामने का जवाब। हाँ, आमने सामने। मैंने पढ़ा कि एक दिन में सिर्फ 20 तारांकित सवाल ही लिए जा सकते हैं और एक सदस्य केवल एक ही ऐसा सवाल पूछ सकता है। मुझे लगा ये तो बहुत कम है। इतनी बड़ी संसद और सिर्फ 20 सवाल। देखने में ये संख्या छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण है। वो क्या? जब कोई मंत्री किसी तारांकित प्रश्न का मौखिक जवाब देता है, तो सवाल पूछने वाले सदस्य को अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलता है। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चनिंग। जी बिल्कुल। मंत्री के जवाब के आधार पर
तुरंत एक और सवाल दागा जा सकता है। अगर 20 से ज्यादा सवालों की अनुमति दी जाए ना, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में ही पूरा दिन निकल जाएगा और सदन का बाकी काम पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। समझ गया। और जिनके जवाब इतने लंबे या आंकड़ों वाले होते हैं, उनके लिए अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनका लिखित जवाब मिलता है। हाँ, और इनकी संख्या एक दिन में अधिकतम 230 हो सकती है। 230। और इसके अलावा अगर कोई बहुत ही अर्जेंट या लोक महत्व का विषय हो, तो नियम 54 के तहत अल्प सूचना प्रश्न या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, जिनके लिए 10 दिन से कम की सूचना भी काफी होती है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम सवाल पूछने की शर्तों पर आते हैं। नियम पुस्तिका का नियम 41। ओहो, नियम 41, ये तो बहुत ही सख्त है। यह हिस्सा पढ़ते हुए एक विचार मन में आया कि काश ये नियम हमारी आम जिंदगी में भी लागू होते। सबसे पहले तो यही कि कोई भी सवाल 150 शब्दों से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये नियम 41 सच में इस पूरी पुस्तिका का एक मास्टरपीस है। सिर्फ शब्दों की सीमा ही नहीं, शर्तों की एक पूरी लंबी सूची है जो ये तय करती है कि क्या नहीं पूछा जा सकता। जैसे कि नियम साफ कहता है कि सवाल में कोई व्यंग्य यानी सरकाज़म नहीं होना चाहिए। कोई ताने नहीं मार सकते आप? बिल्कुल नहीं। कोई अनुमान नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत आरोप या अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। और आप कोई काल्पनिक सवाल भी नहीं पूछ सकते। मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसे ख्याली पुलाव पकाने वाले सवालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सारे नियम संसद के बहुमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाते हैं। सोचिए, अगर सांसद 500 शब्दों की भूमिका बांधने लगे या सवालों में ताने मारने लगे, तो मूल मुद्दा तो कहीं खो ही जाएगा ना। हाँ, बात जलेबी की तरह गोल गोल घूमने लगेगी। सही कहा। जब आप व्यंग्य, आरोप या भाषणबाजी को सवाल से हटा देते हैं, तो जो बचता है वो है विशुद्ध तथ्य। मंत्री को एक सटीक और तथ्यात्मक जानकारी देनी होती है। और एक शर्त ये भी है कि आप ऐसी जानकारी नहीं मांग सकते जो पहले से ही दस्तावेजों में या संदर्भ ग्रंथों में आसानी से उपलब्ध हो। मतलब आप मंत्री से वो नहीं पूछ सकते जो आसानी से इंटरनेट या लाइब्रेरी में खोजा जा सके। आपका होमवर्क पक्का होना चाहिए। बिल्कुल, यह नियम सुनिश्चित करता है कि प्रश्नकाल का इस्तेमाल नई और जरूरी जानकारी निकालने के लिए हो, न कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या मंत्री का टेस्ट लेने के लिए। लेकिन टीवी पर तो कई बार बहुत शोर शराबा दिखता है। हालांकि व्यवहार में कई बार हमें शोर शराबा देखने को मिलता है, लेकिन नियम पुस्तिका अपना काम बहुत कड़ाई से करती है। स्पीकर के पास पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी ऐसे प्रश्नों को खारिज कर दें जो इन नियमों का उल्लंघन करता हो। तो प्रश्नकाल तो रोजमर्रा की जवाबदेही तय करता है। लेकिन क्या हो अगर अचानक देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए? क्या तब भी संसद अपने उसी पुराने रूटीन और पहले से तय सवालों पर चलती रहेगी? यहाँ पर एक बहुत ही दमदार प्रावधान सामने आता है, स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशंस। नियम 56 से 60। ये लोकतंत्र के शस्त्रागार का एक और बहुत बड़ा हथियार है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही है सदन के नियमित काम को रोककर किसी बेहद जरूरी और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तुरंत चर्चा करना। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी कभी भी उठकर कहे कि चलिए सब रोक देते हैं, आज इस मुद्दे पर बात होगी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत ही सख्त शर्तें रखी गई हैं। नियम 58 के तहत ये प्रस्ताव केवल किसी हाल की विशिष्ट घटना पर ही हो सकता है। जी। कोई पुरानी बात या बहुत ही सामान्य मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसे सब जुडिस कहते हैं, तो उसे भी इस प्रस्ताव के जरिए नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसका सबसे नाटकीय और प्रभावशाली हिस्सा वो नियम है जो बताता है कि इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति कैसे मिलती है। नियम 60 में। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अगर स्पीकर को लगता है कि प्रस्ताव नियमों के तहत सही है, तो वो सदन से अनुमति मांगते हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष या कोई भी सदस्य इस अनुमति पर आपत्ति जताता है, जो कि आमतौर पर होता ही है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसका एजेंडा रोक दिया जाए, तो फिर क्या होता है? तो स्पीकर एक अनोखा कदम उठाते हैं। वे उन सदस्यों को अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए कहते हैं जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ लोकतंत्र का एक बहुत ही विजुअल और पावरफुल दृश्य सामने आता है। कम से कम 50 सदस्यों को अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ता है। अगर 50 से कम लोग खड़े होते हैं तो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। उस विशाल हॉल में जहां सैकड़ों सांसद बैठे हैं, अचानक 50 लोगों का एक साथ अपनी सीट से खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है।
ये संख्या बल और सामूहिकता की ताकत का भौतिक प्रदर्शन है। ये सत्ता पक्ष के एजेंडे की रफ्तार के सामने एक दीवार खड़ी करने जैसा है। यह साबित करता है कि मुद्दा इतना बड़ा है कि सदन का एक बड़ा हिस्सा अपनी बाकी सारी चर्चाएं रोककर इस पर बात करना चाहता है। ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होता होगा। 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि सब कुछ रोकिए, अभी देश को इस मुद्दे पर बात करनी है। बिल्कुल। अब आते हैं संसद के उस काम पर जिसके लिए वो मूल रूप से बनी है, कानून बनाना। हाँ, द लॉ फैक्चर। नियम पुस्तिका का वो हिस्सा जो विधेयकों या बिल्स के बारे में है। नियम 64 से 69। कोई भी कानून सीधे तौर पर नहीं बनता, उसकी शुरुआत एक बिल से होती है और इस प्रक्रिया का पहला कदम होता है उसे राजपत्र या गजट में छापना। राजपत्र या गजट को हम देश का आधिकारिक बुलेटिन बोर्ड कह सकते हैं। कोई भी कानून, कोई भी नियम तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक वो इस गजट में प्रकाशित ना हो जाए। ये जनता को आधिकारिक सूचना देने का तरीका है। लेकिन बिल का सदन में पेश होना केवल एक लंबी यात्रा का पहला कदम है। हम आमतौर पर न्यूज में सुनते हैं कि सरकार यह नया बिल ला रही है या फला मंत्री ने बिल पेश किया। इससे ऐसा लगता है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ मंत्रियों के पास है। जी, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन नियमों के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। नियम 25 से 27 के बीच सरकारी बनाम गैर सरकारी कार्य। शुक्रवार का दिन बहुत खास होता है संसद में। जी हाँ, शुक्रवार की बैठक के आखिरी 2.5 घंटे गैर सरकारी सदस्यों या प्राइवेट मेंबर्स के काम के लिए तय होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सांसद, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, बशर्ते वो मंत्री ना हो, अपना खुद का बिल ला सकता है। ये लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत बात है। मतलब देश की किसी भी कोने से चुनकर आया हुआ एक अकेला सांसद भी देश के लिए एक नया कानून प्रस्तावित कर सकता है। बिल्कुल। लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष की जागीर नहीं है। हालांकि इन प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना बहुत दुर्लभ होता है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। हाँ। लेकिन ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि व्यक्तिगत सांसदों की विधायी पहल को भी संसद में जगह मिले। उनके पास एक मंच होता है जहां वे किसी अहम मुद्दे की तरफ पूरे देश का ध्यान खींच सकते हैं। और अब मैं उस नियम पर आना चाहता हूं जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये नियम बनाने वाले लोग कितने दूरदर्शी थे। कौन सा नियम? पैसों का मामला। नियम 69 जो वित्तीय ज्ञापन या फाइनेंशियल मेमोरेंडम से जुड़ा है। हम जानते हैं कि देश का सारा पैसा एक मुख्य बैंक अकाउंट में होता है जिसे भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। हमारा सारा टैक्स वही जाता है। जी बिल्कुल। अब नियम यह है कि अगर किसी बिल के पास होने से इस संचित निधि में से 1 रुपया भी खर्च होना है तो उस खर्च वाले हिस्से को बिल के अंदर या तो मोटे टाइप में यानी बोल्ड टाइप में छापा जाता है या फिर तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक्स में। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नियम है। सोचिए, एक बिल सैकड़ों पन्नों का हो सकता है जो जटिल कानूनी भाषा में लिखा होता है। सांसद जब उसे पढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान भटक सकता है। ये नियम असल में एक विजुअल ट्रिक है। 1950 के दशक का एक बेहतरीन डिजाइन हैक कह सकते हैं इसे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने नोट्स में सबसे जरूरी बात पर हाइलाइटर चला देते हैं ताकि वो मिस ना हो। एकदम सही। जब भी कुछ बोल्ड या इटैलिक्स में छपा होगा तो पढ़ने वाले की नजर तुरंत उस पर जाएगी। ये सुनिश्चित करता है कि देश के खजाने से जुड़ा कोई भी मामला किसी भी सदस्य से गलती से भी न छूटे। पैसों के मामले में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कोई भी वित्तीय बोझ गुपचुप तरीके से पास ना हो जाए, इसके लिए ये विजुअल अलर्ट काम आता है। इसके बाद बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज यानी खंडवार चर्चा होती है। उसमें संशोधन या अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं और यहाँ भी नियम 80 बहुत स्पष्ट है कि कोई भी संशोधन व्यर्थ या अर्थहीन नहीं हो सकता। सिर्फ चर्चा को लंबा खींचने के लिए आप कोई भी बेतुका संशोधन नहीं ला सकते। स्पीकर के पास अधिकार है कि वो ऐसे संशोधनों को तुरंत खारिज कर दे। और अंततः जब सारी बहस हो जाती है, सारे संशोधन निपट जाते हैं, तब बिल को पास करने का प्रस्ताव रखा जाता है। हाँ। और जब बिल लोकसभा द्वारा पास हो जाता है तो नियम 96 के तहत अध्यक्ष यानी स्पीकर उस बिल के पहले पेज पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि ये विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। ये एक तरह से उस पूरी लंबी, थकाऊ और बहस से भरी प्रक्रिया पर अंतिम मोहर होती है। एक विचार को कानून बनने के लिए इस पूरी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि कैसे सैकड़ों पन्नों की एक नीरस सी लगने वाली किताब देश के सबसे शक्तिशाली सदन में अनुशासन, व्यवस्था और एक लय बनाए रखती है। जी। स्पीकर के चुनाव में खुद को नामांकित न करने के नियम से लेकर 150 शब्दों के सटीक सवाल तक
50 सांसदों के सामूहिक विरोध से लेकर बिल में बोल्ड अक्षरों की छपाई तक हर एक नियम का अपना एक गहरा तार्किक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है। इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि लोकतंत्र सिर्फ आजादी का नाम नहीं है, ये उस आजादी को सही और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने का नाम भी है। बिल्कुल सही। यह नियम पुस्तिका उसी जिम्मेदारी का ढांचा है। जब नियम स्पष्ट होते हैं और उनका पालन होता है, तभी बहस सार्थक होती है और तभी देश के लिए बेहतरीन कानून बन पाते हैं। संसद की असली ताकत उन लोगों में ही नहीं है जो वहां बैठते हैं, बल्कि उन नियमों में है जो उन्हें बांध कर रखते हैं। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। और अब वक्त है आज के उस अंतिम विचार का जो शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदलने पे मजबूर कर दे। हम अक्सर टीवी पर संसद में होने वाले शोर शराबे को देखते हैं और सोचते हैं कि वहां सिर्फ अफरा तफरी है, लेकिन आज हमने देखा कि हर एक सेकंड, हर एक सवाल और हर एक बिल के पीछे एक बेहद वैज्ञानिक और कड़ा नियम काम कर रहा है। जी बिल्कुल। अब जरा सोचिए, अगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर हमारे ऑफिस की मीटिंग्स में सवाल पूछने के लिए ऐसे ही नियम 41 जैसे कड़े नियम लागू कर दिए जाएं तो क्या होगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। क्या हो अगर किसी भी मीटिंग में कुछ बोलने के लिए इंसानों को सिर्फ 150 शब्दों में अपनी बात रखनी हो, बिना किसी व्यंग्य के, बिना किसी ताने के, बिना किसी काल्पनिक धारणा के और बिना किसी व्यक्तिगत आरोप के, सिर्फ और सिर्फ तथ्य। ये विचार करने वाली बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारी दुनिया कितनी अलग और शायद कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ द डीप डाइव की आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए। द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। आज का जो हमारा विषय है ना, वो कोई आम कहानी या कोई इतिहास की किताब नहीं है। जी नहीं। और ना ही किसी मशहूर हस्ती की जीवनी है। आज हम असल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यूजर मैनुअल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक ऐसा मैनुअल जो पूरे देश को चलाता है। हाँ, आज के हमारे जो स्रोत हैं वो हैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, और हम इसके 16वें संस्करण का गहन अध्ययन कर रहे हैं जो अप्रैल 2019 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, ये विषय सुनने में शायद थोड़ा उबाऊ लगे जी। आखिर कौन बैठकर एक नियम पुस्तिका पढ़ना चाहता है? कोई भी नहीं पढ़ना चाहता आमतौर पे। बिल्कुल, लेकिन हमारा आज का मिशन यही है, उन जटिल और नीरस लगने वाले नियमों के भीतर जो दिलचस्प तथ्य छिपे हैं ना, उन्हें उजागर करना है। और ये जानना बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि ये वो नियम हैं जो असल में ये तय करते हैं कि हमारे देश के कानून कैसे बनते हैं और जो हमारी संसद की इतनी विशाल मशीनरी है वो आखिर चलती कैसे है। जो लोग लगातार नई चीजें सीखने की चाह रखते हैं, उनके लिए जानकारी मैं कहूंगा कि बेहद जरूरी है। हम सब रोज न्यूज चैनलों पर संसद की कार्यवाही देखते हैं, नेताओं को बहस करते हुए देखते हैं, हाँ, शोर शराबा भी देखते हैं, लेकिन उस कैमरे के पीछे काम करने वाले जो कड़े नियम हैं, उनको समझना किसी को भी एक बेहद जागरूक नागरिक बना सकता है। तो आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई मामूली नियम पुस्तिका नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक ढांचा है। वैज्ञानिक ढांचा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हर आवाज को जगह मिले, लेकिन एक तय अनुशासन के दायरे में। अनुशासन बहुत जरूरी है वहां। जी। अक्सर बाहर से देखने पर लगता है कि संसद केवल भाषणों और राजनीतिक दांव पेचों से चलती है, लेकिन असल में पूरा का पूरा लोकतंत्र उन बारीक प्रक्रियाओं से चलता है जो इस किताब में दर्ज हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सदन की नींव कैसे रखी जाती है? जब हम नियम पुस्तिका के शुरुआती हिस्सों को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि यह प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित है। बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस लोग आ गए और संसद शुरू हो गई। यहाँ महासचिव यानी जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, महासचिव एक तरह से इस पूरी मशीनरी के मुख्य संचालक होते हैं। हाँ, वे बैठक की तारीख तय करते हैं, जगह तय करते हैं, सदस्यों को बुलाते हैं, उनका बैठने का क्रम भी तय होता है और फिर शपथ लेने की प्रक्रिया होती है। ये सब एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल के तहत होता है। और ये किसी भी महाआयोजन को शुरू करने जैसे ही है। सदस्यों की शपथ कोई औपचारिकता भर नहीं है। ये कानूनी आवश्यकता है।
इसके बिना वे सदन की कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं ले सकते। लेकिन इन शुरुआती प्रक्रियाओं में मुझे जो नियम सबसे ज्यादा मजेदार लगा वो है सदन के रेफरी का चुनाव। अच्छा, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। बिल्कुल, और यहीं पर वो नियम आता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। नियम 7 और 8 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई भी सदस्य अपने खुद के नाम का प्रस्ताव नहीं रख सकता। ये बहुत ही अहम नियम है। और तो और वो अपने नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन यानी सेकंड भी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं इस पद के लिए खुद को नामांकित करता हूं। ये नियम सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने मुझे बहुत गहरे लगते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये नियम बहुत ही विचारणीय है। अध्यक्ष या स्पीकर की भूमिका सदन में सबसे अहम होती है। वे पूरे सदन के संरक्षक होते हैं। सही बात है। तो ये नियम सुनिश्चित करता है कि ये गरिमामयी पद किसी व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षा या सेल्फ प्रमोशन से ना मिले। मतलब कोई पीआर कैंपेन नहीं चला सकता खुद के लिए। बिल्कुल नहीं। ये पद सर्वसम्मति और दूसरे सदस्यों के विश्वास से हासिल होना चाहिए। लोकतंत्र में सच्चा लीडर या रेफरी वो नहीं है जो खुद को आगे बढ़ाए, बल्कि वो है जिसे बाकी लोग अपना नेतृत्व सौंपें। वाह! ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक नियम है जो सदन के सबसे ऊंचे आसन को अहंकार से दूर रखता है। क्या बात है। एक छोटी सी लाइन, लेकिन उसका असर कितना बड़ा है। महत्वाकांक्षा को दरवाजे पर ही रोक देना। इसके बाद एक और बड़ी घटना होती है, जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। जी, अनुच्छेद 87(1) के तहत। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति का भाषण होता है। और उसके बाद एक चीज आती है जिसे धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। अब जो लोग पहली बार इसे सुन रहे हैं, उन्हें ये शायद कोई साधारण सा थैंक यू नोट लगे। ये नाम जरूर साधारण लगता है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव असल में सरकार के विजन का एक तरह से टेस्ट या रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड। जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण असल में सरकार की ही नीतियों और भविष्य की योजनाओं का दस्तावेज होता है। जब इस पे चर्चा होती है ना, तो पूरा सदन सरकार के काम का पोस्टमार्टम करता है। मतलब विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का पूरा मोका मिलता है यहाँ। बिल्कुल, भरपूर मौका मिलता है। इस प्रस्ताव पर तीखी बहस होती है, विपक्ष सवाल उठाता है, कमियां निकालता है, और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चर्चा के अंत में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री को जवाब देने का अधिकार होता है। ओके। तो ये एक पूरा चक्र है। पहले नीतियां बताई गईं, फिर उस पे सवाल उठे और फिर सरकार ने उसका बचाव किया। ये लोकतंत्र में जवाबदेही तय करने का पहला और सबसे अहम कदम होता है। ये तो हुई नीतिगत बातें। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, प्रश्नकाल। बिल्कुल, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है। हर बैठक का पहला घंटा, जिसे प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है, नियम 32 के तहत यह सदन का पहला काम होता है। इसे हम लोकतंत्र का सबसे धारदार हथियार भी मान सकते हैं। एकदम सही। प्रश्नकाल वो समय है जब संसद के सदस्य सरकार से, मंत्रियों से उनके विभागों के काम को लेकर सीधे सवाल करते हैं। अगर इसे हटा दिया जाए ना, तो सरकार से रोजमर्रा के कामों पर सवाल पूछने का कोई सीधा मंच ही नहीं बचेगा। इसमें भी प्रश्नों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। नियम 36 से 39 के बीच मुख्य रूप से तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। हाँ, तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चंस। इन पर एक तारा लगा होता है, जिसका मतलब है कि सदस्य को सदन में मंत्री से मौखिक जवाब चाहिए, यानी आमने सामने का जवाब। हाँ, आमने सामने। मैंने पढ़ा कि एक दिन में सिर्फ 20 तारांकित सवाल ही लिए जा सकते हैं और एक सदस्य केवल एक ही ऐसा सवाल पूछ सकता है। मुझे लगा ये तो बहुत कम है। इतनी बड़ी संसद और सिर्फ 20 सवाल। देखने में ये संख्या छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण है। वो क्या? जब कोई मंत्री किसी तारांकित प्रश्न का मौखिक जवाब देता है, तो सवाल पूछने वाले सदस्य को अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलता है। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चनिंग। जी बिल्कुल। मंत्री के जवाब के आधार पर तुरंत एक और सवाल दागा जा सकता है। अगर 20 से ज्यादा सवालों की अनुमति दी जाए ना, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में ही पूरा दिन निकल जाएगा और सदन का बाकी काम पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। समझ गया। और जिनके जवाब इतने लंबे या आंकड़ों वाले होते हैं, उनके लिए अतारांकित प्रश्न होते हैं, जिनका लिखित जवाब मिलता है। हाँ, और इनकी संख्या एक दिन में अधिकतम 230 हो सकती है। 230। और इसके अलावा अगर कोई बहुत ही अर्जेंट या लोक महत्व का विषय हो, तो नियम 54 के तहत
अल्प सूचना प्रश्न या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, जिनके लिए 10 दिन से कम की सूचना भी काफी होती है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम सवाल पूछने की शर्तों पर आते हैं। नियम पुस्तिका का नियम 41। ओहो, नियम 41, ये तो बहुत ही सख्त है। यह हिस्सा पढ़ते हुए एक विचार मन में आया कि काश ये नियम हमारी आम जिंदगी में भी लागू होते। सबसे पहले तो यही कि कोई भी सवाल 150 शब्दों से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये नियम 41 सच में इस पूरी पुस्तिका का एक मास्टरपीस है। सिर्फ शब्दों की सीमा ही नहीं, शर्तों की एक पूरी लंबी सूची है जो ये तय करती है कि क्या नहीं पूछा जा सकता। जैसे कि नियम साफ कहता है कि सवाल में कोई व्यंग्य यानी सरकाज़म नहीं होना चाहिए। कोई ताने नहीं मार सकते आप? बिल्कुल नहीं। कोई अनुमान नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत आरोप या अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। और आप कोई काल्पनिक सवाल भी नहीं पूछ सकते। मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसे ख्याली पुलाव पकाने वाले सवालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सारे नियम संसद के बहुमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाते हैं। सोचिए, अगर सांसद 500 शब्दों की भूमिका बांधने लगे या सवालों में ताने मारने लगे तो मूल मुद्दा तो कहीं खो ही जाएगा ना। हाँ, बात जलेबी की तरह गोल गोल घूमने लगेगी। सही कहा। जब आप व्यंग्य, आरोप या भाषणबाजी को सवाल से हटा देते हैं तो जो बचता है वो है विशुद्ध तथ्य। मंत्री को एक सटीक और तथ्यात्मक जानकारी देनी होती है। और एक शर्त ये भी है कि आप ऐसी जानकारी नहीं मांग सकते जो पहले से ही दस्तावेजों में या संदर्भ ग्रंथों में आसानी से उपलब्ध हो। मतलब आप मंत्री से वो नहीं पूछ सकते जो आसानी से इंटरनेट या लाइब्रेरी में खोजा जा सके। आपका होमवर्क पक्का होना चाहिए। बिल्कुल, यह नियम सुनिश्चित करता है कि प्रश्नकाल का इस्तेमाल नई और जरूरी जानकारी निकालने के लिए हो, न कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या मंत्री का टेस्ट लेने के लिए। लेकिन टीवी पर तो कई बार बहुत शोर शराबा दिखता है। हालांकि व्यवहार में कई बार हमें शोर शराबा देखने को मिलता है, लेकिन नियम पुस्तिका अपना काम बहुत कड़ाई से करती है। स्पीकर के पास पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी ऐसे प्रश्नों को खारिज कर दें जो इन नियमों का उल्लंघन करता हो। तो प्रश्नकाल तो रोजमर्रा की जवाबदेही तय करता है, लेकिन क्या हो अगर अचानक देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए? क्या तब भी संसद अपने उसी पुराने रूटीन और पहले से तय सवालों पर चलती रहेगी? यहाँ पर एक बहुत ही दमदार प्रावधान सामने आता है, स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशंस। नियम 56 से 60। ये लोकतंत्र के शस्त्रागार का एक और बहुत बड़ा हथियार है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही है सदन के नियमित काम को रोककर किसी बेहद जरूरी और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तुरंत चर्चा करना। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी कभी भी उठकर कहे कि चल ये सब रोक देते हैं, आज इस मुद्दे पर बात होगी। बिल्कुल नहीं, इसके लिए बहुत ही सख्त शर्तें रखी गई हैं। नियम 58 के तहत ये प्रस्ताव केवल किसी हाल की विशिष्ट घटना पर ही हो सकता है। जी, कोई पुरानी बात या बहुत ही सामान्य मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसे सब जुडिस कहते हैं, तो उसे भी इस प्रस्ताव के जरिए नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसका सबसे नाटकीय और प्रभावशाली हिस्सा वो नियम है जो बताता है कि इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति कैसे मिलती है। नियम 60 में। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अगर स्पीकर को लगता है कि प्रस्ताव नियमों के तहत सही है तो वो सदन से अनुमति मांगते हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष या कोई भी सदस्य इस अनुमति पर आपत्ति जताता है, जो कि आम तौर पर होता ही है क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसका एजेंडा रोक दिया जाए, तो फिर क्या होता है? तो स्पीकर एक अनोखा कदम उठाते हैं। वे उन सदस्यों को अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए कहते हैं जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ लोकतंत्र का एक बहुत ही विजुअल और पावरफुल दृश्य सामने आता है। कम से कम 50 सदस्यों को अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ता है। अगर 50 से कम लोग खड़े होते हैं तो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। उस विशाल हॉल में जहां सैकड़ों सांसद बैठे हैं, अचानक 50 लोगों का एक साथ अपनी सीट से खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है। ये संख्या बल और सामूहिकता की ताकत का भौतिक प्रदर्शन है। ये सत्ता पक्ष के एजेंडे की रफ्तार के सामने एक दीवार खड़ी करने जैसा है। यह साबित करता है कि मुद्दा इतना बड़ा है कि सदन का एक बड़ा हिस्सा अपनी बाकी सारी चर्चाएं रोककर इस पर बात करना चाहता है। ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होता होगा। 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि सब कुछ रोकिए, अभी देश को इस मुद्दे पर बात करनी है। बिल्कुल। अब आते हैं संसद के उस काम पर जिसके लिए वो मूल रूप से बनी है, कानून बनाना।
हाँ, द लॉ फैक्ट्री, नियम पुस्तिका का वो हिस्सा जो विधेयकों या बिल्स के बारे में है। नियम 64 से 69। कोई भी कानून सीधे तौर पर नहीं बनता, उसकी शुरुआत एक बिल से होती है और इस प्रक्रिया का पहला कदम होता है उसे राजपत्र या गजट में छापना। राजपत्र या गजट को हम देश का आधिकारिक बुलेटिन बोर्ड कह सकते हैं। कोई भी कानून, कोई भी नियम तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक वो इस गजट में प्रकाशित ना हो जाए। ये जनता को आधिकारिक सूचना देने का तरीका है, लेकिन बिल का सदन में पेश होना केवल एक लंबी यात्रा का पहला कदम है। हम आमतौर पर न्यूज में सुनते हैं कि सरकार यह नया बिल ला रही है या फला मंत्री ने बिल पेश किया। इससे ऐसा लगता है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ मंत्रियों के पास है। जी, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन नियमों के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। नियम 25 से 27 के बीच सरकारी बनाम गैर सरकारी कार्य। शुक्रवार का दिन बहुत खास होता है संसद में। जी हाँ, शुक्रवार की बैठक के आखिरी 2.5 घंटे गैर सरकारी सदस्यों या प्राइवेट मेंबर्स के काम के लिए तय होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सांसद, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, बशर्ते वो मंत्री ना हो, अपना खुद का बिल ला सकता है। ये लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत बात है। मतलब देश की किसी भी कोने से चुनकर आया हुआ एक अकेला सांसद भी देश के लिए एक नया कानून प्रस्तावित कर सकता है। बिल्कुल, लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष की जागीर नहीं है। हालांकि इन प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना बहुत दुर्लभ होता है, इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। हाँ। लेकिन ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि व्यक्तिगत सांसदों की विधायी पहल को भी संसद में जगह मिले। उनके पास एक मंच होता है जहां वे किसी अहम मुद्दे की तरफ पूरे देश का ध्यान खींच सकते हैं। और अब मैं उस नियम पर आना चाहता हूं जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये नियम बनाने वाले लोग कितने दूरदर्शी थे। कौन सा नियम? पैसों का मामला। नियम 69 जो वित्तीय ज्ञापन या फाइनेंशियल मेमोरेंडम से जुड़ा है। हम जानते हैं कि देश का सारा पैसा एक मुख्य बैंक अकाउंट में होता है जिसे भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। हमारा सारा टैक्स वही जाता है। जी बिल्कुल। अब नियम यह है कि अगर किसी बिल के पास होने से इस संचित निधि में से 1 रुपया भी खर्च होना है तो उस खर्च वाले हिस्से को बिल के अंदर या तो मोटे टाइप में यानी बोल्ड टाइप में छापा जाता है या फिर तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक्स में। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नियम है। सोचिए, एक बिल सैकड़ों पन्नों का हो सकता है जो जटिल कानूनी भाषा में लिखा होता है। सांसद जब उसे पढ़ रहे होते हैं तो उनका ध्यान भटक सकता है। ये नियम असल में एक विजुअल ट्रिक है। 1950 के दशक का एक बेहतरीन डिजाइन हैक कह सकते हैं इसे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने नोट्स में सबसे जरूरी बात पर हाइलाइटर चला देते हैं ताकि वो मिस ना हो। एकदम सही। जब भी कुछ बोल्ड या इटैलिक्स में छपा होगा तो पढ़ने वाले की नजर तुरंत उस पर जाएगी। ये सुनिश्चित करता है कि देश के खजाने से जुड़ा कोई भी मामला किसी भी सदस्य से गलती से भी न छूटे। पैसों के मामले में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कोई भी वित्तीय बोझ गुपचुप तरीके से पास ना हो जाए, इसके लिए ये विजुअल अलर्ट काम आता है। इसके बाद बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज यानी खंडवार चर्चा होती है। उसमें संशोधन या अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं और यहाँ भी नियम 80 बहुत स्पष्ट है कि कोई भी संशोधन व्यर्थ या अर्थहीन नहीं हो सकता। सिर्फ चर्चा को लंबा खींचने के लिए आप कोई भी बेतुका संशोधन नहीं ला सकते। स्पीकर के पास अधिकार है कि वो ऐसे संशोधनों को तुरंत खारिज कर दे। और अंततः जब सारी बहस हो जाती है, सारे संशोधन निपट जाते हैं, तब बिल को पास करने का प्रस्ताव रखा जाता है। हाँ। और जब बिल लोकसभा द्वारा पास हो जाता है तो नियम 96 के तहत अध्यक्ष यानी स्पीकर उस बिल के पहले पेज पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि ये विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। ये एक तरह से उस पूरी लंबी, थकाऊ और बहस से भरी प्रक्रिया पर अंतिम मोहर होती है। एक विचार को कानून बनने के लिए इस पूरी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि कैसे सैकड़ों पन्नों की एक नीरस सी लगने वाली किताब देश के सबसे शक्तिशाली सदन में अनुशासन, व्यवस्था और एक लय बनाए रखती है। जी। स्पीकर के चुनाव में खुद को नामांकित न करने के नियम से लेकर 150 शब्दों के सटीक सवाल तक, 50 सांसदों के सामूहिक विरोध से लेकर बिल में बोल्ड अक्षरों की छपाई तक, हर एक नियम का अपना एक गहरा, तार्किक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है। इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि लोकतंत्र सिर्फ आजादी का नाम नहीं है, ये उस आजादी को सही और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने का नाम भी है। बिल्कुल सही। यह नियम पुस्तिका उसी जिम्मेदारी का ढांचा है। जब नियम स्पष्ट होते हैं और उनका पालन होता है, तभी बहस सार्थक होती है और तभी देश के लिए बेहतरीन कानून बन पाते हैं।
संसद की असली ताकत उन लोगों में ही नहीं है जो वहां बैठते हैं, बल्कि उन नियमों में है जो उन्हें बांध कर रखते हैं। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। और अब वक्त है आज के उस अंतिम विचार का जो शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदलने पे मजबूर कर दे। हम अक्सर टीवी पर संसद में होने वाले शोर शराबे को देखते हैं और सोचते हैं कि वहां सिर्फ अफरा तफरी है, लेकिन आज हमने देखा कि हर एक सेकंड, हर एक सवाल और हर एक बिल के पीछे एक बेहद वैज्ञानिक और कड़ा नियम काम कर रहा है। जी बिल्कुल। अब जरा सोचिए, अगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर हमारे ऑफिस की मीटिंग्स में सवाल पूछने के लिए ऐसे ही नियम 41 जैसे कड़े नियम लागू कर दिए जाएं तो क्या होगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। क्या हो अगर किसी भी मीटिंग में कुछ बोलने के लिए इंसानों को सिर्फ 150 शब्दों में अपनी बात रखनी हो, बिना किसी व्यंग्य के, बिना किसी ताने के, बिना किसी काल्पनिक धारणा के और बिना किसी व्यक्तिगत आरोप के, सिर्फ और सिर्फ तथ्य। ये विचार करने वाली बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारी दुनिया कितनी अलग और शायद कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ द डीप डाइव की आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।